गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट, फाइन, हेल्दी। सब बढ़िया है, फिट है, फाइन है, हेल्दी है। आई एम गुड टू। आई एम गुड टू। अच्छा बच्चों, एक रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज आप लोग जब तक अपनी बुक्स और अपना मॉड्यूल वगैरह जो भी निकालना है उसको निकाल लीजिए। मुझे ना 2-4 मिनट्स लगेंगे, देन मैं क्लास में दोबारा कैमरा और माइक ऑन करूंगा। थोड़ी सी छोटा सा मुझे काम है, पहले मैं वो कर लूँ, ठीक है? छोटी सी इमरजेंसी की तरह से आप ये मान लो, फिर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। तब तक प्लीज आप प्लीज बैठे रहिएगा, सेटल्ड हो जाइएगा, फिर अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये टॉपिक है हो जाओ, ठीक है। आज की क्लास में ये सर कोशिश शुक्ला पढ़ाएगी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन? अ सिंपल आंसर इज दैट द इज document is that spells out the nation basic principles and laws. It's laws of the framework of the three organs of the government. ये आप जानते हो कि आपने क्लास 6 SST में पढ़ा ही होगा, और कौन से चैप्टर 10th चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। कौन कौन से होते वापस से मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दे आर द रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबल चेक द बैलेंस ऑलमोस्ट the three organs of the government to ensure fairness, responsibility and accountability, the rights of the duties of the citizen, and the outline of the long-term goals and affairs for the nation। ठीक है, तो मतलब इसमें पूछा गया है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो एक सेकेंड, ठीक है। ओके, संविधान क्या होता है? सरल शब्दों में कई हुए संविधान व्यापक प्रलेख है जो किसी देश में मूल सिद्धांतों का कानूनों और स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित बातों को निर्धारित करता है। सरकार को 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में संचालना भूमिका में उत्तरदायित्व है। इन तीनों अंगों में मध्य संतुलन, नियंत्रण व्यवस्था जिससे नैतिकता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो और नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों को उल्लेख राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों को आकर्षक रूपरेखा होता है, वो सब रूल होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ेंगे, ठीक है सर पढ़ाएंगे। ये इस चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। हिंदी में मतलब भारत का संविधान एक परिचय, ठीक है। अध्याय 10, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। जिसके पास एस्प्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, समाज का अध्ययन भारत का उसके आगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है चैप्टर, ठीक है, ओके।
Can I audible? Good evening. Thank you so much for your cooperation and sitting and waiting for me. Yes, now we can start. Actually क्या थोड़ा सा मेरा सर हैवी हो रहा था तो मुझे लगा इट्स बेटर कि मैं मेडिसिन ले लूं, पर मेडिसिन जो है वो मेरी गाड़ी में थी तो मैं वही लेने गया था, इसलिए मैंने आपसे 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करने के लिए बोला। एंड आई एम रियली हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर यू कि आप इतने आराम से बैठे रहे। ठीक है, तो आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर है उसको एंड करेंगे। हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसको आज जो है वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को हम आज ही फिनिश करें। क्या हुआ गुड इवनिंग सर। आगे बोलो। हाँ सर, एक डाउट था मेरा सर, जैसे इंडिया में जो सर डेमोक्रेसी के रूल्स है सर, वो बाकी कंट्रीज में भी सेम रूल्स होते हैं कि सर वो अपनी कंट्रीज में अलग रूल बनाते हैं डेमोक्रेसी के देखो लिए? ये पढ़ो। इसका मैं जवाब देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आज आपका घर, आपकी जो फैमिली है वो और मेरी घर और मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सेम है क्या? नो सर, अलग है। और ये बताइए अलग है। आपके घर में हो सकता है कुछ अलग चीजें चलती हो, मेरे घर में कुछ अलग चीजें चलती हो। यस सही बात है ना? तो उसी तरह से जो देश है उसके अंदर रहने वाले जो पीपल है वो सेम है कि अलग अलग है? सर अलग है। तो वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो भी कैसे होंगे? सर अलग अलग होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये तो है जिसके अंदर रूल्स लिखे जाते हैं किसी भी कंट्री के, तो वो सब अलग अलग होंगे। बहुत सारे सेम होंगे और बहुत सारे अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके घर में भी रोटी खाई जाती है, मेरे घर में भी रोटी खाई जाती है, आपके घर में भी सब्जी बनती है, मेरे घर में भी सब्जी बनती है। पर हो सकता है ना कि आपके घर पे आज दूसरी वेजिटेबल बनी है और मेरे घर पे कोई दूसरी वेजिटेबल बनी हो। उसी तरह से कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है और बहुत सारी चीजें अलग होती है। उनके अकॉर्डिंग वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं जिसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखे जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए अब इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, पढ़ने को फिर आगे अपन जो भी डाउट्स वगैरह उनको लेते जाएंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमको डिस्कस करना है टॉपिक, वो हमको करना है कि भाई व्हाट शेप एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, इन्फ्लुएंस किया। देखो सीधी सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज बनती है तो क्वाइट ऑब्वियस उसको कहीं ना कहीं से तो उसका कोई इन्फ्लुएंस आता है ना। कोई चीज ऐसी हुई हो जिसकी वजह से हमने वो चीज कही हो, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई जो एक्सपीरियंस है, जो आइडियाज है किसके, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। आप सभी को पता है कि भाई हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 200-250 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करा। फिर जाकर कहीं जो है वो हमारे लीडर्स को कामयाबी हासिल हुई जब हमको इंडिपेंडेंस मिला। तो इट क्वाइट ऑब्वियस इस फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पीरियड में, इस स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लीडर्स के माइंड में आई। ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे कि यार मैं जब आपके मन में आता होगा ना, यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा ना ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसे मोबाइल लूंगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप समझो। उसी तरह से जो हमारे लीडर्स थे जब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे तब भी इनके दिमाग में चल रहा था कि यार अगर हम आजाद हो जाएंगे ना तो हम ये रूल्स बनाएंगे या अपने देश के अंदर ये चीजें जरूर करेंगे ताकि कल से हमारे देश के अंदर कोई भी गुलाम ना बन सके, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड कल्चर आल्सो प्लेड अ और क्वाइट ऑब्वियस बात है ना, आज आप कोई भी गाड़ी लेते हो, कोई फोन लेते हो या कोई भी कपड़े लाते हो बाजार से, तो कहीं ना कहीं उसका आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस तो होता है ना कि नहीं नहीं यार ये चीजें मेरे घर पे नहीं पहनते, नहीं नहीं यार घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं यार मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, या मैं इस कलर के कपड़े नहीं पहनता, यार मैं ऑरेंज कलर की गाड़ी नहीं ले सकता, यार हमारे घर में तो व्हाइट ब्लैक सिल्वर यही कलर की गाड़ी लेते हैं। होता है ना कुछ लोग एकदम हट के गाड़ी कलर कलर चूज करते हैं, तो सबके घर का अलग अलग कल्चर होता है। तो इट क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा तो उसमें हमारे कंट्री का कल्चर और हिस्ट्री बैकग्राउंड तो आएगा ही आएगा। यूजफुल लर्निंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम आजाद हुए 1947 में और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1950 तक, उससे उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बना लिए थे। तो उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने स्टडी करा और उनको लगा कि यार ये पॉइंट अच्छा है, तो चलो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लेते हैं क्योंकि हमको भी सूट कर रहा है। होता है ना,
कि आपने कहीं अपने फ्रेंड के पास कोई बॉटल देखी, कोई बैग देखा या उसका कोई गैजेट या कोई गेम देखा जो आपको पसंद आया, तो फिर आप भी मॉम डैड को बोलते हो कि यार मम्मा मैंने फ्रेंड के पास ना वो देखा था, प्लीज मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे वो दिला देना, इस तरह से जो आपकी फैमिली में सूट करे। तो सारी चीजें हमने नहीं उठाई है, कुछ कुछ चीजें थी जो दूसरे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी थी, जो हमें भी सूट कर रही थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे कंट्री के लोगों को भी सूट कर रही थी, वो हमने उठाई है, ये बताया गया। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह का इन्फ्लुएंस था। तो मैनी की आइडियल्स, जैसे कि मैं बात करूं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई, ताकि कल से वापस से हमारे देश के जो पीपल है वो इस तरह से प्रॉब्लम में ना आए, ना किसी के सर्वेंट बने। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कंसंट्रेट ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब जो हमारे रूल बुक या रूल्स बनाए गए हमारे देश के लिए, उसको यही सोच के बनाया गया कि वो इंडिया का है और इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, आजाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। द नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चला रखे थे, उनमें से बहुत सारे लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बनाया। कौन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया। आई बात समझ में? उसके अंदर उन लीडर्स को डाला गया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज जो भी उनके माइंड में थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में, ब्रिटिशर से लड़ने के टाइम पीरियड में, उसके बारे में उन्होंने बताया, और उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला भी गया है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सेम ऑफ दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इक्वलिटी ऑफ ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि कुछ आइडियाज बिल्कुल सिमिलर थे सबके, क्योंकि हम गुलाम थे, हम इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमारे लीडर्स के माइंड में यही था कि जब भी आजाद होंगे ना, सबको इक्वलिटी देंगे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, ना गोरे का, ना काले का, ना रिच का, ना पुअर का। दूसरी बात, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, किसी को प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। तो वही चीजें देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आज देखी जाती है। आप किस रिलीजन से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन से रिलीजन से हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करिए, अपने गॉड को प्रेज करिए, मैं अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करूंगा, अपने गॉड को प्रेज करूंगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स, ये सारे वैल्यूज, ये सारे आइडियाज जो है वो डाले गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हमें यहाँ पर बताया गया है सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो प्रोवाइड आंसर टू मेनी क्वेश्चंस। अब देखो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो आज आप क्या हो, 7th क्लास के अंदर हो, कल से आप मान लीजिए बड़ी क्लासेस के अंदर आएंगे, या हो सकता है कि आप ऑनलाइन की जगह कोटा एलन ऑफलाइन पढ़ने आए हेड ऑफिस के अंदर। तो पहला माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, यार मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगा, मुझे सुबह कौन उठाएगा, मैं कैसे खाना खाऊंगा, कहाँ खाना खाऊंगा, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो कौन मेरा ध्यान रखेगा। आते ना इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। या आप कभी घूमने जाते हो, या मान लो मम्मी पापा ने बोला कि चलो आपका बर्थडे आ रहा है, या आप अगर अच्छे नंबर लेके आओगे पेपर में तो मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा, तो माइंड में चलता था ना कि क्या गिफ्ट मांगूंगा मैं अगर मैं फर्स्ट आया तो। उसी तरह से तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट, हमारे जो लीडर्स थे, उनके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब वो ब्रिटिशर से फ्रीडम लड़ रहे थे। भाई उन्हें पता था कि हम लड़ रहे हैं और एक ना एक दिन हमें आजादी तो मिल के रहेगी, पर जब आजादी मिलेगी उस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। क्लियर है? हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट। तो मतलब इसमें बताया गया कि हम कैसे ये मेक श्योर करें कि हमारे देश के अंदर सभी एडल्ट सिटीजन के पास राइट टू वोट हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करता हो, बस वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हाउ डू वी इंश्योर दैट पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल केप्ट सेपरेट, कि हम किस तरह से पार्लियामेंट की पावर को, मिनिस्टर्स की पावर को और कोर्ट की पावर को अलग रख सकते हैं। हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट आर रिस्पेक्टेड, मतलब हम कैसे गारंटी कर सकते हैं कि आप चाहे नंबर में 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, पर आपके जो राइट्स हैं वो कोई नहीं आपसे छीन सकता। व्हाट शुड बी द प्रोसेस इफ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम बना रहे हैं उसके अंदर कुछ चेंज करना हुआ तो उसके क्या प्रोसेस रखा जाएगा, उसमें क्या प्रोसेस हम डालें। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारी कंट्री के अंदर जो मेन 2 गवर्नमेंट्स होंगी, जो सेंटर को रूल करेगी, पूरे इंडिया को रूल करेगी, और जो स्टेट वाइज रूल करेगी, उनके बीच में पावर का सेपरेशन कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे। इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड हिस्ट्री। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया कि भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड हेरिटेज एंड हिस्ट्री के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो देखो इस केस में क्या बताया गया हमको कि इंडिया जो है वो हमेशा से शुरू से एक कंट्री रहा है जिसमें
जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अगर आप देखोगे बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे किंगडम्स, ये सब कुछ रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जहां पर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट होती है। जैसे कि इंडिया के केस के अंदर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल पे मतलब पूरे इंडिया पे रूल करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट पे रूल करने के लिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, और गांव में और टाउन्स में रूल करने के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। तो इसको कहा जाता है फेडरलिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, भाई इंडिया हैज ऑलवेज बीन सीन एज वन कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इवन अगर आप देखोगे हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे किंग्स किंगडम्स वगैरह रहे हैं। सो आइडिया यही था कि इंडिया इज वन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो ऐसा बनाया जाए जिसको पूरा इंडिया फॉलो करे। ऐसे नहीं कि नॉर्थ के लोगों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, ईस्ट के लोगों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, साउथ के लोगों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे कल्चर से लिए गए और फिर उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सेटअप किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट व्यूज, मतलब कि जितने भी व्यूज आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन व्यूज को सुनना है, और फिर जो व्यू एज अ होल कंट्री के लिए अच्छा लगे उसको हमको चूज करना है। फिर नेचर एज सेक्रेड, मतलब कि प्रोटेक्ट एंड वैल्यू द एनवायरनमेंट, मतलब हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि किसी का भी कोई प्रोटेक्शन ना हो प्लस एनवायरनमेंट को हार्म हो। लर्निंग एंड नॉलेज का मतलब क्या, एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब कि एजुकेशन को हमें शुरू से सबसे ऊपर रखना है। क्योंकि जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे हम ये चीज तो समझ गए थे कि यूरोपियंस हमसे ज्यादा एजुकेटेड थे, इसी के वजह से वो हम ज्यादा समझदारी दिखा के टेक्नोलॉजी की मदद से हमसे ज्यादा आगे निकले और हम पे रूल कर पाए। तो लर्निंग एंड नॉलेज को हमेशा इंप्रूव रखना है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ठीक है, तो ये हमेशा से शुरू से हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आया है कि हमने वुमेन्स की हमेशा से रिस्पेक्ट करी है। फिर नेक्स्ट है वासुदेव कुटुंबकम। अब वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, कि भाई पूरा का पूरा जो ये अर्थ है ये एक परिवार की तरह है, ठीक है ना। हम सबको मिलकर आपस में एक दूसरे की हेल्प करके रहना चाहिए, ठीक है ना। सर्व भवन्ते सुखीना, इसका मतलब होता है कि भाई सभी का अच्छा हो, ठीक है ना, हमारा तो अच्छा हो पर सभी का अच्छा हो। मतलब आप मस्त रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है ना। मतलब मैं तो रहता ही हूँ मस्त चुस्त और तंदुरुस्त, पर मेरी यही इच्छा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब सभी खुशी खुशी रहें, सबकी फैमिली में सब अच्छा अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बताया गया कि ये जो आइडियाज हैं ये नेचुरली इंक्लूड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज आज हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बोलता है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है, नेचर को प्रोटेक्ट करो, वुमेन की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना, किसी को भी हर्ट मत करो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसी से आई है भाई, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई है, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। सो भाई इसमें बताया गया भाई एंशिएंट इंडिया में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे भाई किस तरह से गवर्नेंस हुआ करती थी। मतलब हमने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर किस तरह से जनपद हुआ करते थे, किस तरह से महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है ना। यानी कि अर्ली रिपब्लिक के एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ पे सभा हुआ करती थी, लोग मिलकर चीजें डिसाइड करते थे। किंग जो है वो रूल जरूर करता था पर वो अपने लोग, अपने असेंबली और अपने मिनिस्टर की एडवाइस पे रूल किया करता था। फिर हमने कौटिल्य जी के जो है वो उनके बारे में भी डिस्कस किया हिस्ट्री के अंदर, जिनको कहा जाता है कौटिल्य सप्तसंग। यानी कि जो हमारे कौटिल्य जी हैं, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग 7 ऐसी चीजें जो एक पर्टिकुलर रूलर के अंदर होनी चाहिए जब वो किसी कंट्री को रूल कर रहा है, ठीक है ना। मतलब या एक किसी कंट्री में होने चाहिए अगर उस कंट्री को अच्छा होना है। क्या है वो, तो ये है हमारे किंग, मिनिस्टर्स, लैंड, आर्मी, मतलब रूलर अच्छा होना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए, उसके जो मिनिस्टर्स होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए, करप्ट नहीं होने चाहिए। एक अच्छा लैंड होना चाहिए आपके पास जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके, रिवर्स वगैरह अवेलेबल हो। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए ताकि जो लोगों को बचा सके। पीपल जो है वो हेल्दी होने चाहिए ताकि वो आपके लिए वर्क करें। ट्रेडिंग, इकोनॉमी सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आता है सप्त संघ के अंदर। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गया हुआ गिवन है आपकी बुक के अंदर, बुक के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन है। फिर बताया गया लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड में क्या बताया गया, सेम कि इंडिया जो है वो बहुत पुराना है, हमारी जो कंट्री है वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कंट्रीज में से एक है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये सोच के बढ़ जाए कि भैया हम पुराने सब कुछ हमको आता है, नहीं। हमारे लीडर ने ऐसा नहीं सोचा, हमारे लीडर्स को पता था क्योंकि हम इतने टाइम तक गुलाम रहे। तो उस टाइम पीरियड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो हमसे पहले इंडिपेंडेंट हो गई और उन्होंने हमसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल बुक बना ली। तो हमारे जो कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया।
पढ़ते पढ़ते वो पॉइंट जो उनको लगा कि यार ये हमारी कंट्री के लिए यूजफुल है, उन्होंने उनको टिक किया और इसको डिस्कस किया विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के साथ। जब उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ यार ये बॉस ये पॉइंट्स तो बड़े अच्छे से होता है ना, आप कभी जाते हो घूमने, अब आपका नया घर बन रहा है फॉर एग्जांपल मान लो, तो आप घर पे घूम कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी का बहुत सुंदर घर दिखता है, तो आप डैड और मॉम से कहते हो कि यार मम्मा इस घर का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, या इस घर के अंदर जो बालकनी ना ये बड़ी अच्छी लग रही है, या इसमें जो प्लांट्स लग रहे हैं ना वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो हम भी ऐसे लगाएंगे। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज शायद आपके मॉम डैड जो है वो आपका जो नया घर बन रहा है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। क्लियर है ना? तो ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा अदर कंट्रीज के, तो उन्होंने पाया कि फ्रांस, आयरलैंड, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कुछ कंट्रीज है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने देश के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रांस से हमने क्या लिया, हमने फ्रांस से लिए 3 चीजों को, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, मतलब फ्रीडम, फेयरनेस एंड ब्रदरहुड, की मतलब हमको हमेशा आजाद रहना है, ठीक है, हमें हमेशा ऐसे रूल्स बनाने जिससे कि सब लोग आजाद रहें। फेयरनेस मतलब किसी के साथ भी चीटिंग ना हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और ब्रदरहुड मतलब सबको भाई बहन बन के रहना है, सिवाय एक पर्सन के जिससे इन फ्यूचर आपकी मैरिज होगी, सबको नहीं, ठीक है। सो दीज आइडियाज कहाँ से आए, ये आए हैं फ्रांस के जो रिवोल्यूशन है और फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिए गए। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। सो आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो ये होते हैं जो गवर्नमेंट को गाइडलाइन देते हैं, गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर पीपल वेलफेयर, मींस कि गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि पब्लिक ने आपको इलेक्शन में जिताया है, तो आपको पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको डैड ने स्कूल के अलावा एलन के प्लेटफॉर्म में भेजा है पढ़ने के लिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से गाइडलाइन है, ये आपका कर्तव्य है एक तरह से कि आप और अच्छे नंबर लाके पापा को दिखाएं, अपने बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यूएसए से, तो यूएसए से हमने क्या लिया है भाई, तो यूएसए से हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमारा जो कोर्ट होगा वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आएगा, ताकि कल से अगर पीएम के ऊपर भी कोई केस हो तो जज उनको बे किसी के डर के सजा सुना सके, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर अगर मैं बात करता हूँ अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर से, तो इनसे भी हमने कुछ ना कुछ चीजें बोरो करी है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से बोरो किया है कि भैया किस तरह से जो है वो पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट के जो है वो 2 हाउसेज होते हैं, वो हमारे यहाँ पर भी है। फेडरल सिस्टम जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहां पर कंट्री के अंदर 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, ताकि एक ही गवर्नमेंट के पास पावर ना हो, ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, इस तरह से। तो ये सब चीजें हमने अदर कंट्री से ली है, ठीक है ना, और ये हमको सूट भी कर रही थी, ये समझ लीजिए आप। चलिए क्या है क्वेश्चन, विच आइडियल्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से आइडियाज हमने लिए हैं, बताया था मैंने कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, चलिए बताइए आप लोग। ओके यस, तो हमने 3 चीजें ली थी, मैंने बताया था जब मैं फ्रांस के बारे में आपको बता रहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये तीनों चीजें जो है हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे की फीचर्स के बारे में, कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की वर्ड्स क्या है, की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है कि हमारी कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए पावर को डिवाइड किया गया। जैसे आज हमारा घर है, हमारे घर को स्मूथ रन करने के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो काम डिवाइड किया जाता है। किचन का काम यूजुअली मॉम देखती है, बाहर के जो काम होते हैं उनको यूजुअली डैड देखते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो हो सकता है ना कि गार्डन का काम दादाजी देख रहे हैं, पापा कभी नहीं कोई गेस्ट आ जाए तो आपको भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, भैया पास के किराना स्टोर से जाकर चाय बिस्किट शुगर कुछ खत्म हो गई है तो वो लेके आ जाइए, या नाश्ता लेके आ जाइए, अंकल कोई घर पे आया पापा क्या। तो इस तरह से काम चलता है घर पे, सबको अपना काम पता होता है कि भैया दादी फॉर एग्जांपल सुबह मंदिर गई तो वेजिटेबल्स लेके आ गई, काइंड ऑफ दैट, ठीक है ना। इस तरह से काम डिवाइड होता है सबका। उसी तरह से देश को इजीली स्मूथ तरीके से चलाने के लिए हमने भी कुछ चीजें करी, जिसमें सबसे पहला काम हमने किया है
कि हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाए जो गवर्नमेंट के काम को और स्मूथ कंट्री नाम को स्मूथ करेंगे। कौन से वो 3 ऑर्गन? तो वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है हमारे देश के अंदर उसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉज बनाने का। तो सबसे पहले हमने क्या बनाई? लेजिस्लेचर बनाई, पार्लियामेंट बनाई। उसको कहा कि भैया आप देश के लिए रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज बनाइए जिसके अकॉर्डिंग हम देश को रन करेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना हर घर के अंदर रूल्स होते हैं कि भैया बाहर के स्लीपर्स को लेना अलाउ, अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। खाना खाते वक्त आप जिस हाथ से खाना खा रहे हैं उससे आप किसी और चीज को टच मत करिए। किसी घर में होता है कि भाई हमारे घर के अंदर जो है वो ओनियन या गार्लिक का यूज नहीं होगा। होता है ना बहुत सारे लोग जो जैन पीपल होते हैं काइंड ऑफ, तो उनके वहाँ पे होता है इस तरह से। फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव बनाया गया। एग्जीक्यूटिव को कहा गया कि भैया जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं आप उन लॉज को कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कराने का काम करिए। चाहे आप पीएम हो, चाहे आप मिनिस्टर्स हो, चाहे आप गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, आप सब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं और आपका काम है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उनको कंट्री के अंदर आपको लागू करवाना है, ठीक है, क्योंकि आप पावर में है। फिर जुडिशरी को कहा गया यानी कि कोर्ट सिस्टम को कि आप टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करते रहिए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं अगर उनको कोई ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिश करने का काम आप करिए। और तीनों की ही पावर को अलग रखा गया। देखो तीनों ही ऑर्गन, पार्लियामेंट को अलग रखा गया, एग्जीक्यूटिव को अलग रखा गया और जुडिशरी को अलग रखा गया। क्यों? ताकि तीनों ही अपनी पावर का मिसयूज ना करें और तीनों ही दूसरे को इंटरप्ट ना करें काम करने के लिए। फिर आता है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में देखो क्या बताया गया है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बताया गया है कि भैया देश को चलाने के लिए हमने 3 अलग अलग गवर्नमेंट बनाई ताकि अपने अपने एरिया के अंदर ये गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके और किसी भी गांव या टाउन के पर्सन को बार बार दिल्ली ना आना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो कौन कौन सी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट? तो सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है देश के जो इश्यूज होते हैं ओवरऑल जो हमारी पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में डिसीजन लेना, जैसे कि नेशनल डिफेंस के बारे में, हमारी सिक्योरिटी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, हमारे देश की करेंसी के बारे में। फिर अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो उनका काम होता है अपने स्टेट से रिलेटेड जो मैटर्स है उनको हैंडल करने का, यानी कि आपके स्टेट के अंदर जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है ये अच्छा रहे, आपके स्टेट के अंदर जो हेल्थ पॉलिसीज है उनको देखना ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, आपके स्टेट के अंदर जो एजुकेशन है उनको देखना, ये सब काम स्टेट का होता है। और ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। फिर सबसे ज्यादा लोग हमारे कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं, विलेजेस में, टाउन्स में। तो उसके लिए एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। विलेज के अंदर पंचायती राज और सिटी एंड टाउन के अंदर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनको कहा गया कि भैया आपके यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको हैंडल करना है लोकल पीपल्स की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, रोड्स की प्रॉब्लम, ये सब कुछ। और अगर आपको बजट कम लगे या प्रॉब्लम आए तो फिर आप हायर गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, यानी कि स्टेट और सेंटर से आप बात कर सकते हैं। फिर आगे कहा गया क्या? इलेक्शन कि भैया इलेक्शन होने जरूरी है ताकि पब्लिक जो है वो वोट करे और अपनी पसंद के लीडर्स को चूज करे। और इलेक्शंस भी हर फिक्स इंटरवल्स में होने चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आती है फंडामेंटल राइट्स। फिर एक और पॉइंट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें कहा गया कि हमारे देश के अंदर जितने भी सिटीजन है, जितने भी पीपल है, उन सबके पास क्या होगा? राइट होगा। राइट का मतलब क्या है कि भाई आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ये आपका हक है। आपको फ्रीडम दिया जाएगा बोलने का, ये आपका हक है। आपको पढ़ने का अधिकार है, ये आपका हक है, ठीक है ना। आपको रिलीजियस वाइज या किसी भी तरह वाइज जो है आपको मना नहीं किया जाएगा कोई काम करने के लिए, ये आपका हक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको राइट्स के अंदर दी गई। और अगर इनमें से राइट आपका इम्पैक्ट होता है तो आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं, ये भी आपको राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है कि भाई सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट आपको दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है, तो बदले में आपका भी तो फर्ज बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा ने अगर आज आपको कोई टॉय दिलाया है या आपको एलन में एडमिशन करवाया है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उस टॉय से आप अच्छे से खेलें, उसको तोड़े नहीं, उसको डैमेज ना करें। भाई गलती से टूट गया अलग बात है, बट जान करके ना तोड़े। अगर आपको एलन जैसे कोचिंग में एडमिशन करवाया है तो ये आपका क्या है? ड्यूटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप अच्छे से क्लासेस को अटेम्प्ट करें, पढ़ाई करें, ध्यान यहाँ पर फोकस करें, उस तरह से। तो ये हमारे इंडिया की क्या है? लोगों की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? भैया जैसे कि नेशनल फ्लैग जो हमारा उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी
करनी है, नेशनल एंथम कहीं पे बजे तो आपको रुकना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, आपको कंट्री को डिफेंड करना है, कभी भी कंट्री को लेके कोई भी नेगेटिव बात हो तो आपको उसके अगेंस्ट बोलना है, कंट्री को हमेशा डिफेंड करना है, कंट्री के लोगों से हमेशा रिलेशन अच्छे लव वाले रिलेशन बना के रखने हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये सारी चीजें जो है वो सिटीजन्स की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, कि रोड को गंदा ना करना, रोड साइड पे कोई गंदगी नहीं फेंकना, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करना, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, ये कहता है कि देयर आर गोल्स फॉर द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार लोगों ने वोट करके चूज करी है उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उनको कहा गया कि भैया आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंट्री के अंदर पीपल काम करें, एक तो उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको जिस तरह का वो काम करें उस तरह की उनको सैलरी मिले, ऐसा ना हो कि बॉयज को ज्यादा मिल रहा है गर्ल्स को कम मिल रहा है। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, मींस एटलीस्ट इतना चीज तो मिलना चाहिए कि इंसान जिंदा रह सके। तभी आप देखोगे हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू सस्ते में अनाज, राइस, व्हीट, पल्सेस ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है उन पीपल्स को जो पिकर्स होते हैं, मतलब जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं उनको, ताकि वो कम प्राइस के अंदर भी चीजें लेके खा सके। नो डाउट क्वालिटी का फर्क होता है। अब आप 150 रुपीज केजी वाले राइस खाओगे और आप 5 रुपीज केजी वाले राइस खाओगे तो फर्क होता है ना, फर्क होता है, पर एटलीस्ट वो ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कि भाई कुछ गाइडलाइंस बनाना ताकि इंडिया के अंदर जो थिंग्स है वो स्मूथली चलती रहे, टाइम टू टाइम लॉज को चेंज करना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं इसका फंडामेंटल राइट और क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि यू कैन आप उनको ये आपको इमीडिएट मिलेगा, मतलब अगर आप इंडिया पैदा हुए पहले दिन से जब इंडिया पैदा हुए तो आपको ये फंडामेंटल राइट मिल गए और कोई आपको इनसे नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये लॉन्ग टर्म गोल्स है, मतलब गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि वो कंट्री के अंदर इन सब चीजों को धीरे धीरे अचीव कर सके। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पहले समझा दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर मेरे पास सेक्शंस अलग-अलग दे रखे हैं, जैसे कि प्रमोट वेलफेयर मैंने बताया आपको, ठीक है ना। लाइवलीहुड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज जो है रिच पीपल के। फॉर एग्जांपल कि मान लो आज मेरे पास स्कूटी है, एक्टिवा है, ठीक है ना। अब मैं पेट्रोल पंप पे गया तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि पेट्रोल पंप वाले मना कर देंगे कि नहीं भैया हम एक्टिवा में पेट्रोल नहीं डालेंगे, हम तो सिर्फ फरारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज को ही पेट्रोल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेरे पास जो भी गाड़ी है रिसोर्सेज सबके, मेरे पास पैसा है तो मैं उसमें पेट्रोल डलवा सकता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ बताया गया यहाँ पर, तो ये एक बार आप देख लीजिए। सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। देखो कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्क एंड एजुकेशन जो है ये होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि देश एक है तो देश के अंदर कानून भी एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, कोई पंजाबी है, कोई सरदार है, कोई क्रिश्चियन है, तो भैया हमारे धर्म में तो ये रूल है, हमारे में तो ये होता है। नहीं भैया, होता होगा। और अगर आपने कोई क्राइम कराया, किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसकी फिर एक इक्वल सजा है जो सबको पनिशमेंट मिलेगा। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि आप देश के अंदर हो तो देश के अंदर एक ही रूल रेगुलेशन चलेगा, एक ही कानून चलेगा। ये हमें यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। प्लस वीकर सेक्शंस को आपको गलत सलत नहीं कहना है। पहले के टाइम में हमारी कंट्री के अंदर वीकर सेक्शंस के लिए बहुत कुछ गलत किया जाता था। अब आपको इस तरह से कुछ भी चीजें नहीं करनी है वीकर सेक्शन पीपल्स के लिए, ये भी हमें यहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के बारे में, भाई आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बताया था ना, एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, पेड़ों को, जानवरों को। इंटरनेशनल पीस की भैया आपको हमेशा पीस की बातें करनी है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। हमें किसी से नहीं लड़ना, ठीक है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा घर है, मान लीजिए हमारे घर को हमने बड़ा पापा ने जब बनाया तो वो बनाया था 4 मेंबर के हिसाब से। कल से आप बड़े होंगे तो आपको एक नया रूम चाहिए होगा, पापा आपके लिए एक नया रूम डेकोरेट करवाएंगे या कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। कल से आपकी मैरिजेस होंगी तो आपकी फैमिली भी बढ़ेगी, गाड़ी घर में गाड़ी एक और एक्स्ट्रा आएगी, आप बड़े होंगे तो आपको एक्स्ट्रा गाड़ी मिलेगी, तो उसके लिए पार्किंग स्पेस चाहिए। तो हम टाइम टू टाइम घर के अंदर चेंजेस करते रहते हैं या नया घर बनाते हैं। पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमको नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन्होंने पहले कहा कि हमें पता था कि आने वाले टाइम पर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे टाइम पर नहीं थी। भाई 1950 के अंदर इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो आज इंटरनेट है, आज मोबाइल फोन है, तो उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाने जरूरी है ना कि इंटरनेट में आप क्या देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते, मोबाइल फोन से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं देख सकते, ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे। तो रूल्स रेगुलेशंस बार बार चेंज होंगे, पुराने हटेंगे, नए
आएंगे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया गया, नहीं चेंज का ऑप्शन दिया गया। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई और इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, ये हमारी कंट्री के अंदर 1976 के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया। अब इंक्लूड कैसे करते हैं, अगर चेंज का ऑप्शन नहीं होता, चेंज का ऑप्शन हो तभी तो कर पाए, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिगरसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। हां, ऐसा नहीं है कि आप उठे कल से नरेंद्र मोदी जी उठे इनसे बोले कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, इतना आसान नहीं है भैया। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इज नॉट अ इजी टास्क। प्रोसेस आपकी बुक में है नहीं, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इतना इजीली आप नहीं कर सकते, और चेंज तभी कर पाओगे जब रियल में वो पॉइंट चेंज करने लायक होगा। जैसे कि क्या होता है कि पहले तो हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहले तो उन दोनों हाउसेज में इसके बारे में डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के दोनों के इनके ऊपर वोटिंग होगी, दोनों हाउसेज में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज को लेके कि क्या चेंज करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। फिर वोटिंग 2/3 मेजोरिटी में समझते हो, 100 में से 75 लोग यस कहने चाहिए। पहली बात 75% लोग बहुत ज्यादा होते हैं, वो तभी यहाँ कहेंगे जब सही में वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के पॉइंट होगा, अदरवाइज कोई नहीं कहेगा यस, ठीक है। तो चलिए आपको कैसा ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बहुत पावर होने से करवा देंगे पास। फिर खत्म हो गया, नहीं हुआ सर। 75% वोटिंग के बाद सर वो जाएगा हमारी कंट्री की हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली के अंदर। मतलब वही हमारी कंट्री के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं, यानी कि 15 स्टेट असेंबली उसको पास करेगी सर। यानी कि 15 स्टेट्स के अंदर उनकी जो स्टेट असेंबली है वहां पर इसके ऊपर डिस्कशन होगा, वहां पर वोटिंग होगी, और जब वहां की स्टेट असेंबली के लीडर्स को पास कर देंगे तब जाकर हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। इतना इजी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, तो वो तभी होगा जब आप अच्छी बात कर रहे होंगे देश के लिए और देश के लोगों के लिए, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकता। समझिए मेरी बात को, क्लियर है। तो वही सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, कि ऐसे नहीं कि उसको इजीली चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। डिबेट चाहिए होता है लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, पब्लिक के ओपिनियन प्लस ये चीज पब्लिक में भी आती है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। पब्लिक को लगता है ना कि कोई ऐसा चेंज हो रहा है जो उनके अगेंस्ट में है, तो फिर पब्लिक भी रोड पे आ जाती है, ठीक है ना। अभी आई थी ना दिल्ली में कॉकरोच पार्टी, वैसे यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। चलिए हो गया ये सब, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर क्या बताया गया नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या बताया गया कि भैया अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतनी मोटी और इतनी बड़ी बुक बन गया है, अब क्या करें अगर किसी को इसको शॉर्ट में पढ़ना है। तो हमारे कंट्री के जो लीडर्स उन्होंने कहा कि ठीक है ना, इजी कर देते हैं। जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक के इंडेक्स होता है ना, उसको पता था ना कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने पेज में डिवाइडेड है, कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर छोटा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है बुक के बारे में। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी इजी करने के लिए उसके अंदर एक इंडेक्स दिया गया, उसको कहा जाता है प्रीएम्बल। अब ये प्रीएम्बल क्या करता है कि पूरी इतनी बड़ी बुक मत पढ़िए, सारे रूल्स मत पढ़िए, सिर्फ इस प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन बातों पे आधारित है, किन चीजों के ऊपर बना हुआ है, किसको प्रेफरेंस देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, ठीक है। Having solemnly resolved to constitute an Indian sovereign social, मतलब हम खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक रूल बुक देते हैं जिसमें हम ये साफ-साफ कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, सभी धर्म की हम रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, मतलब हमारे देश के अंदर कोई भी किंग नहीं होगा, हम हमारे लीडर्स को, हमारी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, ठीक है ना। हम जो है सभी लिबरल रहेंगे, सबको इक्वलिटी देंगे, सबको फ्रीडम देंगे, सारी चीजें इसको शॉर्ट में लिख के देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन गाइडिंग वैल्यू के ऊपर बना हुआ है। ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रीएम्बल मैंने आपको समझा ही दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी बाहर का पर्सन हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोले। फॉर एग्जांपल होता है ना हमारे घर के अंदर मान लीजिए फैमिली मेंबर्स से लड़ाई होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि बाहर के लोग आके बोलेंगे, हम बोलते हैं बाहर निकलो, घर का मैटर हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारा मैटर हम सॉल्व कर लेंगे, कोई भी आउटसाइड लोगों को हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे देश के अंदर जो पावर है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लीडर के पास होगी, इसको पीपल चूज करेंगे, कोई भी किंग के पास पावर नहीं दी जाएगी हमारी कंट्री के अंदर। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भैया जो वेल्थ है गवर्नमेंट ऐसी चीजें करे कि सभी के पास जो है वो वेल्थ की अपॉर्चुनिटी हो, मतलब पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ किंग जो है, पहले जैसे बताओ किंग के पास सारा पैसा होता था, वैसा नहीं। सेक्युलर मतलब कि आप किसी भी रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको फ्रीडम है अपने रिलीजन को
प्रमोट करने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की, उसके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की। तो ये सारी चीजें आपने बताई। हाँ, एक और नोट है यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है आपका कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड है वो हमारी कंट्री के अंदर ऐड किया गया है 1976 में। कैसे ऐड किया जाता है अब बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बन गया था ना, उसके बाद अगर आप ऐड करो उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो। और चेंज को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। और चेंज कैसा होता है मैंने आपको बता ही दिया। तो 1976 के अंदर अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस किए गए जब यहाँ पे ये दो वर्ड डाले गए। अब अगर ये दो वर्ड डाले गए हैं इसका मतलब क्या है कि भैया सबने एग्री किया होगा तभी डाले होंगे, अदरवाइज तो नहीं डाल सकते। फिर डेमोक्रेटिक यानी कि हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस होंगे जिसमें हम वोट करेंगे। रिपब्लिक का मतलब कि हमारी कंट्री का हमेशा जो टॉप लीडर होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा, किसी पर्टिकुलर किंग फैमिली से नहीं आएगा। जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर कोर्ट सिस्टम होगा। अगर कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत करता है, चाहे वो देश के पीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कोई गरीब पर्सन ही क्यों ना हो, सबको लॉ के सामने इक्वल रखा जाएगा, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है भाई कंट्री के अंदर सब अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आज आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे ओपनली पूछ सकते हो। वैसे इक्वलिटी का मतलब कि देश के अंदर सब इक्वल है। आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे फर्क पड़ता है कि आपके डैड क्या करते हैं, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आप कहाँ से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब हम सब एक ही देश के मेंबर्स हैं, हम एक ही फैमिली के मेंबर, एक तरह से हम भाई बहन हैं। काइंड ऑफ इस तरह की सोच रख के आपको देश के अंदर रहना है। ठीक है, चलिए पोल क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे चलेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1976? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 1976 के अंदर ऐड की गई है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल। चलिए बताइएगा मुझे। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए मुझे आप। चलिए यस, इसका सही आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड बाय वासुदेव कुटुंबकम? भैया वासुदेव कुटुंबकम में कौन सा जो एक्सप्रेशन है उसको यूज किया गया था? सब बताया मैंने आपको। ठीक है, क्या हो रहा है सिस्टम को आज। चलिए बताइए। ओ सॉरी मुझसे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए इसको। पता नहीं मेरा सिस्टम बड़ा हैंग हो रहा है। ये अपने आप आज हैंग क्यों हो रहा है? पहले लूंगा मैं भी आपके नोट्स, 2 मिनट वेट करो। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? फैटर्निटी। ठीक है, ओके। तो ये अपना पूरा चैप्टर था। बेसिकली थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है, इसको रटने वाला क्वेश्चन चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सिस्टमैटिक चैप्टर है, इसको आप पढ़िएगा। चलो ये लीडर बोर्ड है आपके सामने। फिर ओके, चलो इसको करते हैं एंड, इसको करते हैं एंड, लीडर बोर्ड को करते हैं एंड। हाँ जी, क्या डाउट है भाई बताइए। हेलो सर, एम आई? हाँ बेटा आपकी आवाज। Sir, what are article? Sir, what are article 15, 17 and 21? बेटा आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसके अंदर क्या बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, फिर बहुत सारी चीजें ऐड की जाती है। अब मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट किसी से रिलेटेड है तो उसको वहीं डाला जाएगा। अब उसको क्या करते हैं, पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो उनको आर्टिकल का नाम दे दिया कि भैया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 ऐसे अलग अलग नाम उनको दे दिए जाते हैं ताकि उस पॉइंट को उसी की जगह रखा जाए, उसको कहीं और नई जगह ना रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज आपके रूम के लिए कोई चीज आई तो वो आपके रूम में रखी जाएगी ना, ताकि कल से अगर हम ढूंढें तो वो इजीली मिल जाए। कोई चीज पापा के रूम में के लिए आई है तो पापा के रूम में रखी जाएगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर थिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है उसी से रिलेटेड या सिमिलर चीज को ऐड किया जा रहा है तो उसको वहीं रखा जाता है, उसकी उसी हेडिंग के अंदर। तो फिर उनको पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पे पॉइंट जैसे आपने पेपर 1 2 3 तो यहाँ पे उसको आर्टिकल की तरह लिखा जाता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ऐसे। समझ गए? फिर मान लो 17 का कोई रूल बनेगा। अब 17 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर क्या करें? दे देंगे 17A, 17B। समझ गए? Yes sir. क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री ना, बहुत सारे नाम बनते रहते हैं इसलिए। Answer?
If we have to add any rule in the constitution, do we have to write the whole book once again? ना पूरी बुक को नहीं लिखना आपको वंस अगेन, उसी में वहाँ पे जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? Okay, sir. हाँ आयुष्मान बोलो। Am I audible, sir? यस बेटा। सर आपने बोला कि प्रिविलेज कोई भी अमीर हो या गरीब उसको प्रिविलेज नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, रियल लाइफ में मत जाना। सर फिर ये कोई पीएम मोदी होते हैं, सीएम होते हैं कोई भी स्टेट्स के, तो उनको फिर सिक्योरिटी रहता है, तो उनको ज्यादा अरे भाई तो वो तो मिलेगा ना, आपने उनको चूज किया है अपने लिए, और वो देश के पीएम आप लोगों ने बनाया वोट करके, तो उनको सिक्योरिटी देना पड़ेगा ताकि कल से कोई उनको मार ना दे। वो जो भी रूल बनाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस ना, किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। अब जिसको बुरा लगेगा वो उनको मारे ना, तो इसलिए सिक्योरिटी दी जाता है। अब कल से नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे तो उनको सिक्योरिटी थोड़ा दिया जाएगा, जो देश का पीएम बनेगा उसको दिया जाएगा। कल से तुम बनोगे तुमको भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम कोई टफ डिसीजन लोगे जिससे कुछ लोग नाराज होंगे तो तुमको मार सकते हैं ना। यस सर। तो भैया उसके तो दिया गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये बोल रहे थे कि सर जब आप वो पोल स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें बार-बार आंसर्स दिख जा रहे थे। आंसर दिख जा रहे थे बेटा, हो सकता है ये स्क्रीन का थोड़ा स्क्रीन हैंग भी बहुत हो रही है, तो मेरे माइट भी चांसेस कि मैंने एक बार क्लिक करा वो गलती से 2 बार क्लिक हो गया। ठीक है? ओके सर। ना बोलो बेटा जिनका डाउट नहीं है वो जा सकते वो। हाँ सर मैं बोल रहा था कि ना क्वेश्चन तो 3 थे 4 तो नहीं थे। क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है ना 3 थे 4 नहीं थे। मेरे से गलती से बंद हो गया था ना, तो मैंने दोबारा ऑन किया था, तो इसलिए उसने 4 नंबर ले लिया होगा, उसने एक और ऐड कर लिया होगा उसमें। ठीक है? कंप्यूटर है ना ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। ओके सर। हाँ शिवान बोलो। सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फिर सीधे ही लोगों ने स्टार्ट तो नहीं करा फॉलो करना, तो फिर वो कैसे लोगों ने फॉलो करा? धीरे-धीरे लागू किया गया था उसको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो उस टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी ना लॉ से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी। फिर हमने 2 महीने वेट किया, फिर 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं हर साल, उस दिन हमने फिर फुल कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। और फिर धीरे-धीरे लोगों को बताया कि ये रूल्स हैं। जैसे कि आज कोई नया रूल आता है तो बताते हैं ना, गवर्नमेंट माइक में आके नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, टीवी चैनल्स में न्यूज़ एंकर्स बताते हैं, अखबार में आता है, तो फिर धीरे-धीरे लोगों में वो स्प्रेड हो जाता है। ओके सर। हाँ तन्वी बोलो बेटा। सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कितने दिन लगे? बेटा 3 साल 2 years 11 months 18 days, तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओके सर, थैंक यू। हाँ दर्श। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक अधिकार, कि मतलब ये तो है ही सही। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप अपने मम्मी पापा के बेटे हो, तो ये बेसिक है कि वो आपका स्कूल का खर्चा उठाएंगे, वो आपकी कोचिंग का खर्चा उठाएंगे, वो आपके लिए स्कूल की ड्रेस लेके आएंगे, ठीक है ना, आपके लिए खाने के लिए अच्छे सामान लेके आएंगे, क्योंकि आप उनके क्या हो, बेबी हो। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलो बेटा टाइम हो गया मेरी क्लास का, दूसरी आपका भी। जो भी डाउट्स बचे होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना, आप भी जाइए दूसरी क्लास ज्वाइन करिए, मुझे भी दूसरी क्लास लॉगिन करना है। बाय बच्चों। देखो अब मेरी बात सुनो, तुमने आज क्या पढ़ा? एसएसटी
आपने क्यू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और भी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मैं टॉपिक्स वापस से बता दूँ, उसको ना बाद में रिपीट करना है और याद करना। आज पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था आज हमने? वाई ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, India's constitution, heritage and history, learning from across the world, और key feature of Constitution of India. The Constitution is the living document, और fundamentals of duty, fundamental right, dictative principle of the state of policy, ये पढ़ा। Understanding and prevail the guiding values of the Constitution of India, ये सब आपने आज पढ़ा। इसको हमको याद करके रखना है। इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं ना, मैं आपको भेजूँगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे ये हाफ बिल्कुल है 100%। अभी हम है ना इंग्लिश के क्लास में वापस आ रहे हैं। मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में, तब तक के लिए बाय।